हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। तो आ चुके हैं बाबू हम लोग फिर से एक अमेजिंग रिवीजन वीडियो में। कौन से चैप्टर का सर? मोस्ट अवेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन से चैप्टर का? इनपुट टैक्स क्रेडिट का। आज हम लोग ये चैप्टर रिवाइज करेंगे बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे, डिटेल में रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए से स्टार्ट करते हैं सर। कौन सा चैप्टर? इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग करने वाले हैं। एक बार एक सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शॉप है बाबू, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। एक शॉप है, कौन सा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो क्या करता है बाबू? टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी ये सब बेचता है। मान लो टीवी बेच रहा है। किससे टीवी खरीदा बाबू? टोनी टीवी कंपनी से। किससे टीवी खरीदा? टोनी टीवी कंपनी से। इनवर्ट सप्लाई लिया, फिर सर उसने सेल किया। किसको? बबीता जी, मेहता जी और सुंदरलाल को सेल किया। उसको क्या बोलेंगे वो? आउटवर्ड सप्लाई किया। ठीक है। अब ये जो टोनी टीवी ने इनवर्ट सप्लाई किया, जो सेल किया, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इनवर्ट सप्लाई था, ऑब्वियसली टोनी टीवी क्या करेगा बाबू? अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा सर? अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। यही जीएसटीआर 1 में जो फाइल करेगा बाबू, वो किसके जीएसटीआर 2A और 2B में रिफ्लेक्ट करेगा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के 2A और 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद इसने जो सेल किया था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो सेल किया, आउटवर्ड सप्लाई किया, वो फिर वो क्या करेगा? अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। सर जीएसटीआर 1 में जैसे एग्जांपल बाबू, इसने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, जिसमें सर 18,000 रुपए जीएसटी आ रहा था। इसी को इसने कितने में बेचा? सर 1.5 लाख में बेचा। सर इस पे जीएसटी कितना आ रहा था? सर 27,000 आ रहा था। तो सर जीएसटीआर 1 अपना फाइल किया, लाइबिलिटी कितना आ गया सर? 27,000। सर इसने 1 लाख पे खरीदा, इसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, इसके 2B में कितना दिखने लगा? 18,000 दिखने लगा। सर ये कितना आईटीसी क्लेम कर लेगा? 18,000 क्लेम कर लेगा। सर बैलेंस क्या? बैलेंस जो 9,000 आया बाबू, इसको किस में पेमेंट करेगा? कैश में पेमेंट करेगा। यही एडजस्टमेंट होता है। तो सर ये जो आईटीसी क्लेम कर रहा है ना, ये जो 18,000 क्लेम कर रहा है, इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर क्या कोई भी इनपुट होगा, कैसा भी इनपुट होगा, सब क्लेम कर लेंगे क्या? नहीं बाबू, उसके लिए बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे क्लॉजेज है जो हम लोग को फुलफिल करना पड़ता है। देन ओनली ये जो 18,000 का इनपुट है आप क्लेम कर सकते हो। इसी को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आप लोग को हम बता देते हैं। सर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होता है? प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या बाबू? जैसे मान लो इसने जो टीवी खरीदा था 1 लाख, टोनी टीवी से जो सामान खरीदा था 1 लाख प्लस 18,000 का, वो कब खरीदा था? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर खरीदा था। ठीक है। अब टोनी टीवी ने, किसने सर? टोनी टीवी ने अपना जीएसटीआर 1 जो है वो 11 तारीख से पहले फाइल कर दिया। जो ड्यू डेट होता है वो 11 तारीख और 13 तारीख, उससे पहले फाइल कर दिया। तो सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके जीएसटीआर 2B में दिखेगा। सर इसके जीएसटीआर 2B में दिखेगा। सर कौन से मंथ के? अक्टूबर के मंथ के जीएसटीआर 2B में दिखेगा और वो उसी मंथ क्लेम कर लेगा। लेकिन सर टोनी टीवी किसी कारणवश वो क्या हुआ? जीएसटीआर 1 टाइम पे नहीं फाइल कर पाया। मतलब जीएसटीआर 1 11 तारीख के बाद फाइल किया। कब फाइल किया बाबू? 11 तारीख के बाद फाइल किया, लेकिन 11 दिसंबर से पहले फाइल कर दिया। कब फाइल कर दिया? 11 दिसंबर से पहले। तो सर वो जीएसटीआर 2B किस मंथ में दिखेगा? अब वो नवंबर मंथ के जीएसटीआर 2B में दिखेगा। एंड गोज ऑन। अगर फिर ये 11 दिसंबर के बाद फाइल करता है तो फिर वो दिसंबर में दिखेगा 11 जनवरी से पहले। तो ये जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। ये सर नो जीएसटीआर 2 बाबू ये हो गया सर। लेकिन सर यहाँ पे आपने बताया जीएसटीआर 2A। सर एक जीएसटीआर 2A बाबू, नो मैटर कि वो रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहा है वो या यहाँ पे फाइल कर रहा है, वो हमेशा जीएसटीआर 2A अक्टूबर के जीएसटीआर 2A में दिखेगा। सर एक चीज हम कह सकते हैं ना, जीएसटीआर 2A जो है वो चेंज हो सकता है, मगर 2B जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। जीएसटीआर 2B कभी भी चेंज नहीं होगा, वो नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड हो जाता है। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। ये क्या है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है या इम्प्लीकेशन है। उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। क्या है सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? क्या दो चीज आते हैं बाबू, दो टर्म्स आते हैं। एक आता है तुम्हारा आईटीसी अवेलमेंट और दूसरा आता है बाबू आईटीसी यूटिलाइजेशन। दो चीज आते हैं, आईटीसी अवेलमेंट और आईटीसी यूटिलाइजेशन। कैसा दोनों सेम चीज है? नहीं राजा, दोनों सेम चीज नहीं है। आईटीसी अवेलमेंट का मतलब क्या है? आप उस आईटीसी को अवेल किए और वो आपके कहां पे दिख रहा है बाबू? आईटीसी लेजर में दिख रहा है। मगर सर यूटिलाइजेशन क्या होता है? जो आईटीसी आपने अवेल किया ना, उसको यूटिलाइज किया। मतलब सर ये जो 18,000 आपके जीएसटीआर 2B में दिखा ना, आपने उसको अपने लेजर में क्लेम कर लिया, ये 18,000 अवेल कर लिया। लेकिन जब उसको आप अपने आउटपुट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? यूटिलाइजेशन बोलते हैं। जो आईटीसी का बैलेंस है ना, आपको उसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो टैक्स पेमेंट का। 27,000 आपका टैक्स लाइबिलिटी था, 18,000 आपने आईटीसी यूज कर लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीसी यूटिलाइजेशन बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज होते हैं। अब आते हैं बाबू हम लोग सेक्शन पे। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 16। सबसे पहला आता है बाबू सेक्शन 16। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? बोलता है बाबू अगर आपको आईटीसी अवेल करना है तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल,
उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। सर बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला आप क्या होने चाहिए बाबू? रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर? रजिस्टर्ड पर्सन। साथ में आप जो भी इनवर्ड सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो ना, वो किस चीज के लिए से? फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो किसके लिए से होना चाहिए? वो बिजनेस के लिए होना चाहिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप करोगे तभी जाकर के आपको आईटीसी मिलेगा। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल ये बोलता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ये बोलता है बाबू। उसके बाद आता है दूसरा सेक्शन, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जिसमें टोटल 4 कंडीशन लिखे हुए हैं। क्या कंडीशन? 4 कंडीशन लिखे हुए हैं, जिसके बेसिस पे अगर ये 4 कंडीशन आप फुलफिल करोगे तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर 4 कंडीशन क्या है? सर यहाँ पे तो 5 लिखा होगा, वो 5वां मैंने ऐड किया, लास्ट में बताऊंगा कि सर ये 5 क्यों, लेकिन 4 कंडीशन है। सर 4 कंडीशन क्या है? सबसे पहला आपके पास एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहला क्या बोला बाबू? आपके पास एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद जो भी आप गुड्स एंड सर्विस है ना वो एक्चुअल में आपने रिसीव किया हो, गुड्स एंड सर्विस एक्चुअल में आपने रिसीव किया हो। साथ में बाबू आपने जो गुड्स खरीदा उसमें आपने टैक्स पे कर दिया, उसमें आपने क्या कर दिया? टैक्स पे कर दिया। साथ साथ में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इनपुट क्लेम करने के लिए। ये 4 कंडीशन थे बच्चा, ये 4 कंडीशन है अवेल करने के लिए। सर ये कहां पे लिखा हुआ है? सर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है 4 कंडीशन। सर कौन कौन सा? मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहले आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है सर? उसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो आप कर रहे हो वो रिसीव हो जाना चाहिए। तीसरा क्या है सर? आप उस पर टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुके हो। और चौथा क्या है सर? चौथा क्या है? रिटर्न आपका फाइल हो जाना चाहिए। सर ये 4 कंडीशन है। लेकिन अगर कोई ऐसा इनपुट है, अगर कोई ऐसा इनपुट है जिसका क्रेडिट ब्लॉक है 17.5 में, सर 17.5 में किसका क्रेडिट ब्लॉक है हम लोग आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर वो कैटेगरी ऑफ गुड्स इवन तो ये 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है लेकिन वो इसके अंदर में फॉल कर जा रहा है ना बाबू, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद सर यहाँ पे एक चीज आया सर कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड होना चाहिए सर, मगर उसका एक एक्सेप्शन है, बिल टू शिप टू मॉडल। सर उसका एक एक्सेप्शन है। क्या? बिल टू शिप टू मॉडल। सर बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है? सब एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर अय्यर ने एक ऑर्डर प्लेस किया जेठालाल को कि एक काम करो, मुझे एक टीवी लेना है। क्या लेना है? अपना टीवी लेना है। उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया किसको? अय्यर को, सॉरी जेठालाल को। किसको प्लेस कर दिया बाबू? जेठालाल को। किसने प्लेस किया? अय्यर ने प्लेस किया। अय्यर ने बोला कि वो सामान मुझे मत देना, आप जा करके किसको दे दोगे? बबीता जी को दे दोगे। किसको दे दोगे? बबीता जी को दे दोगे। बाबू ये एक्चुअल में गुड्स रिसीव किया क्या? ये एक्चुअल में गुड्स रिसीव किया क्या? नहीं सर गुड्स रिसीव नहीं किया। तो क्या इसको आईटीसी मिलना चाहिए था? सर वहां पे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 बोल रहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो जाना चाहिए तभी आईटीसी मिलेगा बाबू, मगर उसका एक एक्सेप्शन है। इवन अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और वो डायरेक्टली आप अपने कस्टमर को भेज दे रहे हो, क्या करते हो? अपने कस्टमर को भेज दे रहे हो, तो ये माना जाएगा बच्चा, ये माना जाएगा कि सामान आपके पास पहले आया, उसके बाद आपने इसको दिया और आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये एक एक्सेप्शन आता है जिसको हम लोग प्यार से बिल टू शिप टू मॉडल बोलते हैं। सर बिल टू शिप टू मॉडल बोलते हैं। सर अगर कोई भी परचेज हम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको वो लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, कोई भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं वो हमको क्या मिलेगा? लॉट्स में मिलेगा या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो सर उसका आईटीसी क्या प्रोपोर्शनलिटली बेसिस में लेंगे? नहीं बच्चा, उसका आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब आप लास्ट लॉट रिसीव कर लोगे। जब आप लास्ट लॉट रिसीव कर लोगे, एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके क्वेश्चंस में बहुत सारा एडजस्टमेंट इसका दिया हुआ है कि आपने कुछ गुड्स खरीदा जिसका आप 6 लॉट में आना था, आपने 2 लॉट ही रिसीव किया, उसका आईटीसी क्लेम कर लो। क्या? नहीं सर नहीं, जब तक हमको छठा लॉट सब मतलब सबसे लास्ट लॉट रिसीव नहीं होता तब तक आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। अच्छा सर अगर कोई गुड्स हम लिए और उसको डायरेक्टली हम जॉब वर्क में भेज दिए, अगर हम कोई गुड्स लिए और उसको हम अपने जॉब वर्क में भेज दिए, जैसे मैंने ऑफिस के लिए कुछ सामान लिया जिसमें हमको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करवाना था, जैसे मैंने फर्नीचर लिया और उसका मैं कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहता हूँ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने उसको डायरेक्ट क्या किया? कारपेंटर के पास भेज दिया, तो क्या सर उसका आईटीसी हमको मिल जाएगा? उसका आईटीसी हमको मिल जाएगा। अगर आप उसको जॉब वर्क के लिए फर्दर भेज देते हो तो भी आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद अगला सेक्शन आता है बाबू सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। अगला सेक्शन क्या आता है सर? सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। एकदम सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, बहुत लोग इस पे कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूजिंग का कोई चीज ही नहीं है। जैसे मान लो आपने एक एसेट खरीदा 10 लाख रुपए में, सर आपने एक एसेट खरीदा 10 लाख रुपए में, उस पर आईटीसी पेमेंट किया 1,80,000 रुपए, उस पर आपने आईटीसी पेमेंट किया 1,80,000 रुपए, टोटल कितना हो गया बाबू? 11,80,000 रुपए, 11,80,000। अब यहाँ पे दो चीज आता है, चाहे तो आप इसका आईटीसी क्लेम कर लो, आप इसका आईटीसी क्लेम कर लो, तो सर फिर डिप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? डिप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट होगा।
अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो डिप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट होगा। लेकिन सर आप इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे हो, अगर आप इसका आईटीसी क्लेम ही नहीं कर रहे हो तो सर डिप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा, फिर डिप्रिसिएशन पूरी 11,80,000 पे कैलकुलेट होगा बाबू। यही सेक्शन यही चीज बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा कैपिटल गुड्स है जिसपे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया तो टैक्सेबल वैल्यू पे आप डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। अदरवाइज अगर आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे हो तो जो ग्रॉस वैल्यू होगा, जो टोटल वैल्यू होगा, आप उस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। यस और नो। आगे बढ़ते बाबू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, अगला सेक्शन आता है बाबू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। सर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 बोलता है कि टाइम लिमिट है आपका आईटीसी क्लेम करने का, टाइम लिमिट है आईटीसी क्लेम करने का। जैसे बाबू अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ सर? 24-25 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। तो अगर कोई भी ऐसा इनपुट है बाबू जो रिलेटेड है किसका, 24-25 का, इसका आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट क्या होता है सर? दो चीज है, एक तो आपका 30 नवंबर आ जाता है और दूसरा है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जब भी आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, दोनों में जो अर्लियर आ जाएगा ना, दोनों में जो अर्लियर आ जाएगा उस समय तक ही आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सर किससे? पिछले फाइनेंशियल ईयर का। सर उससे रिलेटेड अभी एक और क्लैरिफिकेशन आया था। सर क्या क्लैरिफिकेशन आया था कि सर मान लीजिए सर मैंने परचेज किया था कोई चीज फरवरी 25 को, उसके रिलेटेड इनवॉइस इशू हुआ, सर उसमें कुछ एडजस्टमेंट हुआ और उसके रिगार्डिंग फिर डेबिट नोट इशू हुआ। सर क्या इशू हुआ? डेबिट नोट। सर ये कब इशू हुआ? ये तो फरवरी में ही हो गया सर। डेबिट नोट इशू हुआ अप्रैल में। सर डेबिट नोट इशू हुआ अप्रैल में। सर ये तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का पार्ट बन जाएगा। सर ये तो 25-26 का पार्ट बन जाएगा। लेकिन सर ये डेबिट नोट तो इसी से रिलेटेड है, इनवॉइस से। तो सर क्या इसका भी आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा क्या 30 नवंबर तक? बोला नहीं बाबू, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आ जा रहा है तो इसका रिस्ट्रिक्शन 30 नवंबर 2027 2026 तक चला जाएगा। 2026 तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा बाबू? 2026 तक चला जाएगा। यस और नो? 2026 तक चला जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद बाबू एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सबसेक्शन 6। एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सबसेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सर जैसे मान लो कि आपका एक जीएसटी नंबर था, आपका क्या था? एक जीएसटी नंबर था जो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो सर फिर कैंसिल हो गया, आपने उसको क्या किया? रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया। सर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, वापस से आपका जीएसटी रिवोक हो गया। आपका जीएसटी क्या हो गया? रिवोक हो गया। तो सर क्या इस बीच में जो मेरा कैंसिल हो गया था उस पीरियड का आईटीसी हमको नहीं मिलेगा क्या? बोलता है ठीक है आईटीसी क्लेम कर लो, उसका आईटीसी आपको हम अलाउ कर देंगे, उसका आईटीसी हम अलाउ कर देंगे सब्जेक्ट टू अदर सेक्शंस जो इसका, अगर वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए। तो अगर आईटीसी एलिजिबल है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सर कब तक क्लेम कर सकते हैं? तो बाबू बोला पहले ऊपर का सेक्शन देख लो, 16(4) में जो सेक्शन लिखा हुआ है, जो प्रोविजन लिखा हुआ है, आप उसका डेट कंक्लूड कर लो। अगर वो डेट के आप अंदर में हो तो क्लेम कर लो। लेकिन अगर वो डेट लैप्स हो गया है तो जिस दिन भी आपका रिवोकेशन हुआ, जिस दिन भी आपका डेट ऑफ रिवोकेशन है, जिस दिन भी आपका डेट ऑफ रिवोकेशन है उसके विद इन 30 डेज, कितने दिन बाबू? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको क्या कर लेना है? आईटीसी क्लेम करना है। तो सर दो डेट निकाल लेंगे, एक तो 30 नवंबर या एनुअल फाइलिंग रिटर्न डेट आ जा रहा है, वहां से एक डेट निकल करके आएगा। उसके बाद जिस दिन आपका रिवोकेशन हुआ वहां से 30 दिन ले लो। सर दोनों दो डेट आ गए ना, उसमें जो लेटर होगा, उसमें जो क्या होगा बाबू? लेटर, उसमें जो लेटर होगा, उसमें जो लेटर होगा हम लोग क्या कर लेंगे बाबू? वही ले लेंगे। सर कौन कौन सा? सर 16(4) में जो डेट आएगा वो, और साथ में सर 16(6) में जो डेट आया। सर 16(6) में डेट क्या बोला? जिस दिन भी आपका रिवोकेशन हो वहां से 30 दिन के अंदर वो डेट कैलकुलेट कर लो। दोनों में जो लेटर होगा, दोनों में जो लेटर होगा बाबू, उस समय तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद बाबू ऊपर में अभी हम लोग पढ़े थे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में पढ़े थे सर आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होता क्या होता है राजा? देखो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट बोलता है सबसे पहला, अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? सर इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट हो गया, या कोई रिवाइज्ड इनवॉइस हो गया, हाँ कि ना। उसके बाद सर अगर आप आरसीएम के केस में हो, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, तो आप जो इनवॉइस इशू कर रहे हो ना, उसी को हम लोग टैक्स पेइंग प्रूफ मान लेंगे, उसी को हम टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट या टैक्स पेइंग प्रूफ मान लेंगे। सर अगर आईएसडी वाला है, सर मेरा कोई हेडक्वार्टर है जो मेरे पास इनपुट भेज रहा है, तो जो वो डॉक्यूमेंट इशू करेगा ना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा बच्चा, वही क्या हो जाएगा? मेरे लिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा। सर अगर हमको इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, सर इंपोर्ट में भी हमको आईजीएसटी पे करना पड़ता है, उसमें भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं। सर उसके लिए तो इनवॉइस नहीं होगा, सर क्या होगा? उसके लिए बाबू बिल ऑफ
ऑफ एंट्री हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल ऑफ एंट्री। जो आप कस्टम के पास बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो ना, जो भी गुड्स होता है वेयर हाउस में जिसको आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हो, तो उसके लिए हम लोगों को बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। तो जो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो ना, वही क्या हो जाएगा हमारे लिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई, सर बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है, कंपोजिशन सप्लायर इशू करता है। तो बिल ऑफ सप्लाई और जो डिलीवरी चालान होता है इसको कभी भी हम लोग टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं, इसको कभी भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं। उसके बाद सर जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होता है उसमें कुछ मैंडेटरी चीजें होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट मानेंगे। अगर वो चीज नहीं होगा उस पर मेंशन, तो उसको हम लोग टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। सर क्या क्या चीज है, सबसे पहला जो रेसिपिएंट और जो सप्लायर है दोनों का जीएसटी नंबर होना चाहिए उस पर, ठीक है सर। जो गुड्स होगा उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मतलब उसका एचएसएन कोड क्या है, उसका नेचर क्या है। जैसे अगर मान लो कोई सामान सीमेंट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका एचएसएन आ जाता है बाबू, तो वो एचएसएन और साथ में लिखा होना चाहिए कि वो सीमेंट है। साथ में सर उसका जो वैल्यू होगा, जिस वैल्यू में आप सप्लाई कर रहे हो, सर इनवॉइस नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टैक्स अमाउंट जो भी आप गुड सप्लाई किए उस पे जो टैक्स 18% 28% जो भी बनेगा वो टैक्स अमाउंट ले लेना। और साथ साथ में प्लेस ऑफ सप्लाई, सर प्लेस ऑफ सप्लाई किस केस में, अगर इंटर स्टेट सप्लाई तो मान तो रहे बाबू कि झारखंड का, ये इंटर स्टेट मतलब झारखंड का सप्लाई झारखंड में, लेकिन अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो झारखंड से दूसरे स्टेट जा रहा है, अरे कौन सा स्टेट जा रहा है वो स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो स्टेट आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद अगला सेक्शन आता है बाबू, रूल आता है, रूल 36 सब रूल 3। सर ये क्या बोलता है रूल, अगर कोई भी पर्सन टैक्स पे करता है, अगर कोई भी पर्सन, सर जो भी टैक्स हम लोग पे करते हैं उसका इनपुट मिल जाता है और बाकी कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी आप टैक्स पे कर रहे हो ऐसा जिसमें आपको नोटिस इशू हुआ था, सर कौन सा नोटिस, सेक्शन 74, सेक्शन 74 मतलब वो मालाफाइड केस में, किस केस में, मालाफाइड में, मतलब जिसमें टैक्स पेयर का इंटेंशन गलत था, फ्रॉड करने का इंटेंशन था और उस गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपने कुछ फ्रॉड किया है डिपार्टमेंट के साथ और आपको नोटिस इशू होता है सेक्शन 74 में और आप गिल्टी प्रूफ होते हैं तो उसमें हमको टैक्स पे करना पड़ता है। सर हमने टैक्स पे किया, क्या उसका हमको आईटीसी मिल जाएगा, बोलता है वो आईटीसी अलाउड नहीं होगा, आईटीसी अलाउड नहीं होगा। लेकिन सर सेक्शन 73 में मतलब बोनाफाइड, मतलब आप फ्रॉड करना नहीं चाहते तो आपसे गलती से हो गया, वो गलती से हो गया, फिर आपका पता चला गलती से हो गया, आपको इतना टैक्स देना था आपने टैक्स दिया, सर क्या उस केस में आईटीसी हो जाएगा, बोला हाँ बाबू उस केस में आईटीसी अलाउड हो जाएगा। मतलब मालाफाइड केस में आपको आईटीसी अलाउड नहीं होगा, मगर बोनाफाइड अगर हो सेक्शन 73 में हो तो आपको आईटीसी अलाउड होगा, जो भी टैक्स आप डिपार्टमेंट को पे करोगे सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। उसके बाद आता है बाबू रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी, क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी। सबसे पहला ऊपर में भी हम लोग डिस्कस किए थे बाबू कि जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स टोनी टीवी से सामान खरीद रहा है, इनवर्ट सप्लाई कर रहा है, तो टोनी टीवी जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जीएसटीआर 2B में 2A में दिखेगा। सर जो 2B और 2A में जो दिखेगा वही इनपुट हम लोग ले सकते हैं, वही रिस्ट्रिक्शन बोला बाबू कि जो भी आपका जीएसटीआर 1 अगर फाइल नहीं हो रहा है, सामने वाला पार्टी जिससे भी आपने सप्लाई लिया है अगर वो ये सब फाइल नहीं कर रहा है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जब तक वो अपना जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करेगा। और सेम चीज आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा इनवर्ट सप्लाई है जो मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है मगर मेरे पास इनवॉइस ही नहीं है उसका, गलती से हो सकता है टोनी टीवी ने किसी और को चढ़ाना था, वो मेरे इनवॉइस में चढ़ गया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जीएसटी में चढ़ गया, तो क्या सर इनपुट क्लेम कर सकते हैं, नहीं बाबू आपके पास इनवॉइस भी होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस भी होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो आपका इनपुट है ही ना, गलती हुआ कल को तो जाकर के वो रिवर्स कर देगा, तो फिर आप क्यों आईटीसी लोगे, ठीक है। उसके बाद लेकिन कुछ चीजें ऐसे बाबू जो जीएसटीआर 2B में कभी दिखेंगे ही नहीं, जीएसटीआर 2B में दिखेंगे ही नहीं कि सर कौन कौन से, सर जैसे हम लोग इनवर्ट सप्लाई करते हैं जिसमें इनवर्ट सप्लाई में हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है, सामने वाला सप्लायर तो टैक्स पे नहीं कर रहा है, सर जब वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, टैक्स तो हमको पे करना है, तो सर अपना वो जीएसटीआर 1 कहां फाइल करेगा, तो सर वो मेरे जीएसटीआर 2B में नहीं दिखेगा, तो रिवर्स चार्ज वाला केस 2B में नहीं दिखेगा, फिर भी आप उसका इनपुट ले सकते हो। उसके बाद बाबू आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट, बाबू आप इम्पोर्ट करते हो इंडिया से बाहर से आ रहा है, सर इंडिया के बाहर वालों के पास जीएसटी नंबर तो नहीं है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो सर वो अपना जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करेगा, सर मेरे जीएसटीआर 2B में कैसे दिखेगा, तो बोलता है अगर आपको इंपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में भी आप ले लो। उसके बाद बाबू क्रेडिट फ्रॉम आईएसडी, क्रेडिट फ्रॉम आईएसडी बाबू जो भी आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना वो अपना जीएसटीआर 6 फाइल करते हैं, तो वो मेरे 2B में हम लोग को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो हमारे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो अगर कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप अपना उसका इनपुट ले सकते हो। मतलब सर जनरली हम लोग को जो इनपुट लेना जो हमारे 2B में दिखेगा हम वही इनपुट ले सकते हैं, मगर उसका 3 एक्सेप्शन आ गया। सर 3 एक्सेप्शन क्या, सर जो इनवर्ट सप्लाई में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम लोग टैक्स पे करेंगे उसका सेम टाइम पे हम लोग आईटीसी क्लेम कर लेते तो क्लेम कर लो, 2B में नहीं दिखेगा। दूसरा हो गया बाबू इंपोर्ट ऑफ गुड्स और तीसरा हो गया बाबू क्रेडिट फ्रॉम आईएसडी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। उसके बाद अगला आ जाए बाबू, इसको ये जो नोट है बाबू हम लोग नीचे अच्छा से डिस्कस किए हैं, अच्छा से डिस्कशन हुआ है, हाँ नीचे अच्छा से डिस्कस किए हैं। आ जाओ यहाँ पे। अब अगर सर जैसे मान लो कि सर मैंने किसी से सामान खरीदा, एक सप्लायर था एक रेसिपिएंट था, सर मैंने सप्लायर से माल खरीदा,
मैंने क्या किया, सप्लायर से माल खरीदा, उसने मुझे माल डिलीवर कर दिया, अब उसको हमको पेमेंट करना था, हमको क्या करना था बाबू, पेमेंट करना था। टोटल सर कंसिडरेशन 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, 1,18,000 विद जीएसटी उसको हमको पेमेंट करना था, लेकिन मैंने उसको 180 दिन तक पेमेंट ही नहीं किया। सामने वाले ने तो अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, मैंने इनपुट क्लेम कर लिया, सामने वाले ने जीएसटीआर 1, सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 फाइल कर लिया, मेरे टूबी में रिफ्लेक्ट कर गया, मैंने इनपुट क्लेम कर लिया, लेकिन जो मेरा पेमेंट करना था, उससे जो मैंने माल खरीदा था उसका मैंने अभी तक पेमेंट ही नहीं किया है उसको। तो सर क्या हो जाएगा उस केस में, अगर आप 180 डेज तक पेमेंट नहीं करते बाबू, तो आपका आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा। आईटीसी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। आपको आईटीसी को क्या करना पड़ेगा बाबू, रिवर्स करना पड़ेगा। सर क्या सिर्फ आईटीसी 18,000 रिवर्स होगा क्या, नहीं, 18,000 के साथ में 18% इंटरेस्ट भी पे करोगे। 18,000 के साथ में क्या करेगा बाबू, 18% इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कब से होगा बाबू, जिस दिन आप आईटीसी यूटिलाइज किए, जिस दिन आप आईटीसी यूटिलाइज किए। जैसे बाबू गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में था कि 18,000 वो कब यूटिलाइज कर रहा था, अक्टूबर मंथ में यूटिलाइज कर रहा था। अब रिवर्सल वो अगर मार्च में कर रहा है जाकर के, तो बाबू अक्टूबर से लेकर के मार्च तक में जब से यूटिलाइज किया से लेकर के जिस डेट को रिवर्सल करेगा, उतने दिन का हम लोग 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर। अब अगर मान लीजिए फिर बाद में जाकर के सर टोनी टीवी को मैंने पेमेंट कर दिया 180 दिन के बाद ही सही, लेकिन मैंने उसको पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा सर, फिर आप उसका रीअवेल कर लेना, आप उसका आईटीसी क्या कर लेना बाबू, रीअवेल कर लेना। सर क्या जो टाइम लिमिट 30 नवंबर का था सर, उस पर भी लगेगा क्या, नहीं, उस पर 30 नवंबर वाला टाइम लिमिट नहीं लगता है। सर अगर मान लीजिए हम पार्शियल पेमेंट किया, सर 1,18,000 का था, लेकिन हमको मैंने उसको 50,000 ही पेमेंट किया, तो अगर पार्शियल पेमेंट करते हो बाबू, तो पार्शियल अवेलमेंट कर देना, बाकी पार्शियली रिवर्सल कर देना। ठीक है, हाँ कि ना। सर एक्सेप्शन आ जाता है, सेम एक्सेप्शन है बाबू, कुछ एक्सेप्शन है सर। क्या, सबसे पहला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला। सर रिवर्सल कुछ कुछ केसेस में नहीं होता। सर कौन कौन से केसेस में रिवर्सल नहीं होता, सबसे पहला आता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पेमेंट सामने वाले को करे ना करे, वो तो मतलब है टैक्स हमको देना, तो हम अपने तक रखेंगे, क्योंकि टैक्स का पेमेंट तो हम गवर्नमेंट को कर ही देंगे, तभी हम उसका इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 बाबू, जहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं शेड्यूल 1 में, हम सारा डिस्कस किए थे बाबू। इसका यहाँ पे आई बटन में हम लिंक डाल देते हैं सप्लाई चैप्टर का, जहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि सर शेड्यूल 1 में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं। सर अगर कोई शेड्यूल 1 ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी ये वाला क्लॉज 180 डेज वाला क्लॉज नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाता है सर पेमेंट हमको सप्लायर को करना था, लेकिन हम सप्लायर को ना पेमेंट करके, सप्लायर का एक पार्टी था जिसको सप्लायर को पेमेंट करना था, उसने बोला कि काम करो आप डायरेक्ट मेरे क्रेडिटर को पेमेंट करो, डायरेक्ट क्या करो मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर दो। तो सर मैंने सप्लायर को तो पेमेंट नहीं किया, मगर उसके बिहाफ में किसी और को पेमेंट किया, तो सर ये वाला भी केस यहाँ पे कवर कर लिया कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हो सप्लायर के बिहाफ में, तो भी मान लिया जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, यस और नो। उसके बाद अगला चीज आता है बाबू, यहाँ पे मैंने बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया है। सर क्या बोलता है यहाँ पे, एक सप्लायर है बाबू, एक सप्लायर है, एक सप्लायर है, एक रेसिपेंट है। सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई किया रेसिपेंट को, ठीक है। सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया। सर क्या कर दिया, जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया। सर जैसे ही अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, सर जैसे अपना ये अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, तो सामने वाले पार्टी का जीएसटीआर 2 भी में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और ये आईटीसी क्लेम कर सकता है, यस और नो, हाँ सर क्लेम कर सकता है। लेकिन ये जो सप्लायर था वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, लेकिन अपना वो जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल किया। सर कब तक, जिस फाइनेंशियल ईयर से, जैसे मान लो बाबू ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग का चल रहा है 24-25 खत्म हो गया। सर मार्च में इसने कुछ सप्लाई किया था, मार्च 25 में इसने कुछ सप्लाई किया था, सितंबर 25 तक इसने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, 3B में पेमेंट ही नहीं कर रहा है, 3B में पेमेंट नहीं कर रहा। तो बोलता है इस केस में जो रेसिपेंट है ना, बोल रहा है आपने तो इनपुट क्लेम कर लिया, लेकिन एक क्लॉज था कि गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट होना चाहिए था। सबने बोला सप्लायर से टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है, सप्लायर आप उसका बेनिफिट लेकर के बैठो, कैसे, एक काम करो रिवर्स कर दो, एक काम करो क्या कर दो, आपने जो आईटीसी लेकर के बैठा है ना उसको रिवर्स कर दो। सर क्या विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना, नहीं इंटरेस्ट नहीं, अगर 30 नवंबर तक आप रिवर्स कर देते हो, कब तक बाबू, 30 नवंबर तक अगर आप रिवर्स कर देते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो फिर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर 30 नवंबर के बाद अगर करते हो बाबू, तो क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर सर फर्दर डेट को जाकर के सितंबर के बाद में जाकर के वो क्या कर रहा है, रिटर्न फाइल कर दे रहा है 3B का। सितंबर के बाद में जाकर के क्या कर दे रहा है बाबू, वो रिटर्न फाइल कर दे रहा है 3B का। तो अगर फर्दर डेट में अगर वो फाइल कर रहा है बाबू, तो फिर आप अपना आईटीसी वापस से रीअवेल कर लेना। लेकिन ये गवर्नमेंट को इतना जो नुकसान हो रहा है, नहीं काम करो आप वापस से उस फिलहाल के लिए रिवर्सल कर दो, यस और नो। अब ये बोलता है सेक्शन 16 विद रेलिवेंट रूल्स, ये हमारा पूरा सेक्शन हो जाता है खत्म। अब अगला आता है बाबू सेक्शन 17, अगला आता है सेक्शन 17। अगर मान लो बाबू कोई भी आप सामान बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो आईटीसी अलाउड होगा। सर अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं तो आईटीसी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर सर कॉमन पर्पस के लिए ले रहे हैं, वो बिजनेस में भी यूज होगा और मेरा पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होगा बाबू, तो आप प्रोपोर्शनेटली बांट दो। क्या कर दो, प्रोपोर्शनेटली बांट दो कि बिजनेस के लिए मेरा इतना था और
पर्सनल पर्पस के लिए इतना था तो इतना आईटीसी हमको मिलेगा, इतना आईटीसी हमको नहीं मिलेगा, आप उसको प्रोपोर्शनेट कर दोगे। यस और नो। सर अगर कोई भी हम सामान खरीद रहे हैं, अब दूसरा चीज आता है क्या सर, अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं वो फुल्ली नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए हो रहा है, सर नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब जिसमें टैक्स लगेगा तो उसका आईटीसी पूरा मिल जाएगा। अगर सर आप कोई सामान ऐसा खरीद रहे हो और उससे कुछ ऐसा बना रहे हो जिसका पे टैक्स लगना ही नहीं है, मतलब उसमें क्या है जीएसटी एग्जेम्प्ट है, उसमें क्या है बाबू जीएसटी एग्जेम्प्ट है, तो सर क्या उसका आईटीसी मिलेगा, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन सर हमको ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिससे हम बना रहे हैं टैक्सेबल गुड्स भी और एग्जेम्प्ट गुड्स भी, और दोनों के लिए जा रहा है। जैसे मैंने एक रॉ मटेरियल एक्स खरीदा, उससे मेरा दो प्रोडक्ट बना ए और बी, ए टैक्सेबल था बी एग्जेम्प्ट था। तो सर एक का जो मैंने रॉ मटेरियल एक्स खरीदा है सर इसका आईटीसी कितना मिलेगा, वो प्रोपोर्शनेट कर दो। किससे प्रोपोर्शनेट कर दो, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के बीच में प्रोपोर्शनेट कर दो और प्रोपोर्शनेटली अपने आईटीसी ले लेना है। सर उसके बाद बोला सर जो हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाई वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्शन निकालेंगे ना, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई निकालेंगे, उसके लिए बोला कि कुछ चीजें उसमें आप इंक्लूड कर लेना और कुछ चीजें मत इंक्लूड करना। क्या बोला, सबसे पहले जो निगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई है ना उसको इंक्लूड मत करना, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई जो है आप उसको कभी भी इंक्लूड मत करना, लेकिन उसमें से दो चीजें ऐसे जो आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेना। सर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करना, बाबू वैल्यू ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग आप उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड कर ले, ऑल्दो ये नेगेटिव लिस्ट के पास है फिर भी आप वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में उसको इंक्लूड कर लेना। सर में वो वैल्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स लाइंग इन अ कस्टम वेयर हाउस, मतलब आपने कुछ सामान बाहर से इंपोर्ट किया था, अब उसको वेयर हाउस से क्लियर करवाने से पहले आप बेच दे रहे हो, तो वो वाला जो चीज है ना आप उसको भी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बाबू। हम लोग रेगुलर क्लास जब करते हैं इसका प्रॉपर एग्जांपल्स लेकर के हम लोग इसका सॉल्यूशंस करते हैं और समझते हैं अच्छा से, लेकिन अब ये रिवीजन वीडियो है, यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो वो रिवीजन वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आया होगा बाबू। अब अगला आता है बाबू सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम 3 स्टार देते हैं बाबू। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ भी कर लो इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। सर क्या बोलता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, मैंने नोट्स बहुत अच्छा बनाया है बच्चा। इसमें क्या किया, पहले मैंने जो एकदम लॉ में जो प्रोविजन लिखा मैंने प्रोविजन पूरा अच्छा से लिख दिया, उसके बाद मैंने क्या किया उसका एक्सप्लेनेशन उसका एनालिसिस किया है। तो सबसे पहला क्या आता है बाबू, सबसे पहला बताता है कि अगर कोई अभी आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई भी मोटर व्हीकल खरीदो जिसका सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर। कोई भी आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो जिसका सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर, या फिर कोई एयरक्राफ्ट है या कोई भी वेसल्स है, तो उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसको आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले रहे हो, सर किस पर्पस के लिए ले रहे हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले रहे हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, तो सर आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन आप उसको अगर पैसेंजर के लिए ले रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप उसको पैसेंजर के लिए ले रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन उसका 3 एक्सेप्शन आ जाता है। सर 3 एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहला एक्सेप्शन है बाबू, अगर आप उसको फर्दर सप्लाई करने के लिए मतलब मोटर कार खरीद रहे हो उसको बेच रहे हो, एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो उसको बेच रहे हो, वेसल्स खरीद रहे हो बेच रहे हो, आपका बिजनेस ही है खरीद बेच का, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए ले रहे हो, मतलब एक प्रकार से बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो कि आपका काम ही है कि आप रेंट पे गाड़ी चलाते हो, रेंट पे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी को भाड़े पे दियो, जिसमें पीला नंबर प्लेट आता है बाबू, सिंपल सा एग्जांपल पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ी, तो आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप कोई गाड़ी लेते हो, चाहे वो मोटर व्हीकल हो बाबू, एयरक्राफ्ट हो या फिर वेसल हो, अगर उसको आप ड्राइविंग नेविगेशन या फ्लाइंग के लिए लेते हो, ड्राइविंग नेविगेशन या फ्लाइंग के लिए लेते हो, ट्रेनिंग देने के लिए, ये तीनों चीज का ट्रेनिंग देने के लिए लेते हो, तो फिर आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। बाबू मोटर व्हीकल है ना, मोटर व्हीकल है ना, वो कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करता, मतलब इसको हम लोग मोटर व्हीकल नहीं मानेंगे। सर क्या है, सबसे पहला आता है बाबू रेलवे, उसको कभी भी हम लोग मोटर व्हीकल नहीं मानते। उसके बाद बाबू एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो एक इंक्लोज्ड इन प्रीमाइसेस में रहता है। सर जैसे बड़े बड़े रिजॉर्ट में जाओगे बाबू तो उसका एक अपना गाड़ी होता है जो गेट से लेकर के आपको रिजॉर्ट के अंदर तक लेकर के जाता है बाबू। बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं जिसमें सामान ऊपर तक रखा जाता है, तो उसके लिए उन लोगों का गाड़ी होता है जिसको हम लोग फॉकलिफ्ट बोलते हैं बाबू, फॉकलिफ्ट बोलते हैं। तो फॉकलिफ्ट हो गया बाबू, ये सब का हम लोग इस लोग को मोटर व्हीकल में कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद बाबू अगर कोई ऐसा गाड़ी है जिसका 4 व्हीलर से कम है, मतलब 4 चक्के से कम है और साथ में उसका इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से कम है, उसका इंजन कैपेसिटी दोनों सर एंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एंड, मतलब वो 4 चक्के से कम होना चाहिए और 25 सीसी से उसका इंजन कैपेसिटी कम होना चाहिए, तब जाकर के आप उसको हम लोग मोटर व्हीकल नहीं मानेंगे, तब जाकर के उसको हम लोग मोटर व्हीकल नहीं मानेंगे। बाबू ये था तुम्हारा। अब अगला आता है बाबू, अगर कोई भी जनरल इंश्योरेंस लेते हो या रिपेयर मेंटेनेंस, सर किससे रिलेटेड, ऊपर में जो हम लोगों ने देखा बाबू मोटर व्हीकल,
एयरक्राफ्ट और वेसल, अगर आप उसके लिए कोई इंश्योरेंस ले रहे हो या उसका कोई रिपेयर मेंटेनेंस ले रहे हो तो सर उस केस में क्या होगा, अगर ऊपर गाड़ी में जो कार लिया आपने, एयरक्राफ्ट लिया या जो वेसल लिया, उसका आईटीसी अगर आपको अलाउ हो जाता है, उसका आईटीसी अगर अलाउ हो जाता है बाबू, अगर ऊपर में आईटीसी अलाउड है तो यहाँ पे भी आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब बाबू अगर हम आपको गुड़ दे रहे हैं, इतना प्रोसेस करके जब हम लोग गुड़ बनाते हैं, जब गुड़ दे दिया जा रहा है तो गन्ना भी दे दिया जाएगा। मतलब अगर ऊपर में आईटीसी मिल जा रहा है तो उसका जो छोटा मोटा चीज होगा इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस का, उसका भी आईटीसी क्या करेंगे बाबू, आपको हम दे देंगे, उसका भी आईटीसी क्या करेंगे, हम आपको दे देंगे। यस और नो? हाँ बाबू, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है बाबू, अगर ऊपर में आईटीसी अलाउड नहीं है, अगर मतलब मोटर व्हीकल का आईटीसी, उसके बाद फिर हम लोगों को जो एयरक्राफ्ट का या वेसल्स का आईटीसी नहीं मिल रहा था, अगर ऊपर में आईटीसी अलाउड नहीं है तो नीचे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है बाबू, अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ सच व्हीकल हो, आपका गाड़ी ही बनाने का काम है, व्हीकल बनाने का ही काम है, और अगर आप उसके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस या इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। या इंश्योरर ऑफ सच व्हीकल्स, मतलब आप उस व्हीकल्स को सिर्फ इंश्योर ही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इंश्योरर ऑफ सच व्हीकल्स, आप उस गाड़ी को सिर्फ इंश्योर कर रहे हो बच्चा, और कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब एक पास से आपका बिजनेस ही है इंश्योरेंस देने का, आपका बिजनेस ही क्या है, इंश्योरेंस देने का। तो आपने इंश्योरेंस दिया, आपने खुद फिर क्या किया, किसी से इंश्योरेंस ले लिया, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद अगला आता है बाबू, कोई भी क्लब मेंबरशिप, कोई भी क्या हो गया, क्लब मेंबरशिप हो गया, फूड्स एंड बेवरेजेस हो गया, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, जिम मेंबरशिप, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जितना भी चीज बाबू इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा, इसमें कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा। मगर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। क्या एक्सेप्शंस आते हैं बाबू, आपने जो सर्विसेज लिया, यहाँ पे जितने भी सर्विसेज लिए दिखे हुए हैं या गुड्स जो भी लिखे हुए हैं, अगर आप सेम चीज सामने प्रोवाइड कर रहे हो, सेम चीज सामने प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। सर एक एग्जांपल दीजिए, सर एग्जांपल, सर मेरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, मेरा क्या है बाबू, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें हम सारा सर्विसेज देते हैं। अब अभी शादी का सीजन आ रहा है तो मेरा बुकिंग हो चुका है, मगर मेरा एक कोई पुराना क्लाइंट था, उसने बोला कि सर आप, मेरा घर पे शादी है, आपको सारा कुछ करना, मगर मेरे जितने भी केटरिंग थे सब बुक थे। तो मैंने दूसरे केटरिंग वाले से बात किया और बोला कि एक काम करो, आप मेरे यहाँ पे इवेंट होने वाला, आप केटरिंग का काम देख लो। क्या कर लो, केटरिंग का काम देख लो। तो सर क्या केटरिंग का इनपुट हमको नहीं मिलेगा? वो नहीं, हम केटरिंग का काम लेके, मेरा काम ही वही था ना, मगर हम, मेरे पास बुकिंग इतना ज्यादा हो गया कि हमको किसी और से वो सर्विसेज लेना पड़ा, तो क्या हमको आईटीसी मिलेगा? सर हमको मिल जाएगा, मगर सामने वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब जिसको हम सर्विस फर्दर प्रोवाइड करें उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सेम चीज आगे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो हमको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा बोलते हैं अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा, क्या होगा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब अगर कोई अदर लॉ बोलता है कि हेल्थ सर्विस लेना मैंडेटरी आपके एम्प्लॉय के लिए, जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल जॉब्स होते हैं बच्चा, जिसमें तबियत खराब होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बीमार होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, जहां पे वो मैंडेटरी करता है कि आपको हेल्थ सर्विसेज लेना ही है इंप्लॉइज के लिए, तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो गया बाबू। तो अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो रहा है ना, तो नो मैटर यहाँ पे इनपुट ब्लॉक था, आपको आईटीसी मिल जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद बाबू होता है कि आप कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर खुद से गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सर क्या उसका आईटीसी मिलेगा? वैसे बोलता है अगर आप कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो, अगर आप कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो और वो रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है, तो आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि आप सेम चीज आगे सप्लाई कर दे रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन सर अगर आप कोई कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको एसेट नहीं बना रहे हो, उसको आप पीएल में चार्ज कर दे रहे हो, क्या कर दे रहे हो, पीएल में चार्ज कर दे हो, तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। हाँ कि ना। उसके बाद बताओ अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है ना, प्लांट एंड मशीनरी का तो मिल रहा है, लेकिन कुछ चीजों का आईटीसी नहीं मिलेगा। सर किस किस चीज का? अगर उससे रिलेटेड कोई लैंड एंड बिल्डिंग और कोई सिविल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कोई डीजी सेट खरीदा, जनरेटर खरीदा, सर वो प्लांट एंड मशीनरी में कवर होता है? हाँ सर कवर होता है, तो सर उसका आईटीसी मिल जाएगा। मगर डीजी सेट को फिक्स करने के लिए मैंने एक जगह बनाया, वहां पे एक स्ट्रक्चर पेडेस्टल बनाया जिसके ऊपर मैं जनरेटर रख रहा हूँ, सर वो जो नीचे स्ट्रक्चर बनाया, क्या सर उसका आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, वो सिविल स्ट्रक्चर का आईटीसी नहीं मिलेगा। हम शेड बनाते बाबू बहुत सारी मशीन को रखने के लिए, क्या सर वो शेड का आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो सब कहां पे आता है, सिविल स्ट्रक्चर में कवर होता है, तो उसका आईटीसी हम लोगों को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर कोई आप टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाते हो तो वो भी मशीनरी में काउंट होता है, तो मगर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। या फिर अगर कोई पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री बिछाते हो, कोई भी पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री बिछाते हो तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सर क्या अगर कोई पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री बिछाएंगे तो क्या आईटीसी मिल जाएगा? एग्जैक्टली मिलेगा बाबू। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये एडजस्टमेंट एग्जाम में दिख जाता है कि वो टेलीकम्युनिकेशन टावर बना रहा था, उसने एक मशीनरी खरीदा, उसके लिए सिविल स्ट्रक्चर के लिए इतना खर्च किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हाँ कि ना। उसके बाद आप कोई भी इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो जिसमें
बाई कंपोजिशन सप्लाई। बाबू कंपोजिशन सप्लाई वाला जब टैक्स चार्ज ही नहीं करेगा, उसमें जब आप कोई टैक्स पे करोगे ही नहीं, तो आईटीसी कहाँ से मिलेगा। उसके बाद अगर कोई इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला आता है बाबू नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर कौन आता है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बाबू नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया में आता है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सर क्या उसको आईटीसी मिलेगा? बोलता है बाबू जो इंडिया में सामान ले रहे हो ना, गुड्स या सर्विसेज ले रहे हो, उसका आईटीसी तो हम कभी नहीं देंगे। एक तो बाहर के हो, इंडिया में आओगे, इंडिया से सामान खरीदोगे, आईटीसी बेनिफिट करोगे, कमाओगे और चल जाओगे। बोलते हैं नहीं, इंडिया से जो सामान खरीदोगे या कोई सर्विस लोगे ना, उसका आईटीसी आपको हम कभी भी नहीं देंगे, उसका आईटीसी हम कभी भी नहीं देंगे। लेकिन आप जो बाहर से लेकर के आ रहे हो ना, बाहर से लेकर के आ रहे हो, अगर वो गुड्स है तो चलो आईटीसी ले लो, क्योंकि जब आप आओगे उस समय जीएसटी पे करोगे, वापस से फिर जब सेल करोगे उस समय फिर टैक्स दोगे, तो एक ही चीज पे डबल टैक्सेशन हो जा रहा था। इसलिए बोले ठीक है, आप जब इंपोर्ट करके ला रहे हो ना, तो उसका गुड्स का आईटीसी दे देंगे, लेकिन सर्विस के केस में आईटीसी आपको नहीं देंगे। सर्विस के केस में अगर कोई बाहर से इंपोर्ट करके सर्विस ला रहे हो, उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सर नो। उसके बाद अगला आता है अगर कोई भी ऐसा गुड्स है जो लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या स्टोलन चोरी हो गया, भुला गया या खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया, और उसको आप राइट ऑफ कर दिए, उसको आप क्या कर दिए बाबू, अपने बुक्स से राइट ऑफ कर दिया, अपने बुक से हटा दिए। अगर आप उससे पहले आईटीसी लेकर के बैठे थे, तो आईटीसी रिवर्स करो, आईटीसी उसका रिवर्स करो। और अगर आईटीसी नहीं लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं, आईटीसी लेना भी मत, आईटीसी लेना भी मत। उसके बाद अगर कोई गिफ्ट और फ्री सैंपल में गुड्स बांट रहे हो, अगर कोई भी सामान फ्री सैंपल या गिफ्ट में बांट रहे हो, तो क्या होता है बाबू, अगर आईटीसी आपने पहले से लेकर के रखा, आईटीसी आपने अगर पहले से लेकर के रखा है, एक काम करो, उस तो शेड्यूल 1 ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो आपको आईटीसी तो अलाउ कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, आईटीसी रिवर्स मत करो। अगर बाबू शेड्यूल 1 का ट्रांजेक्शन है, उसको डीम्ड सप्लाई मान करके उस पर आउटवर्ड सप्लाई दिखाओ और उसको क्या करो, उस पर टैक्स पे करो। अगर उस पर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो रिवर्स करो। अगर शेड्यूल 1 नहीं कंसीडर कर रहे हो, तो उस पर फिर जो भी आईटीसी आप क्लेम करके बैठे हो तो रिवर्स करो। अदरवाइज अगर आईटीसी नहीं लिए हो ना, तो आईटीसी लेना भी मत। अगर आईटीसी नहीं लिए हो तो आईटीसी लेना भी मत। उसके बाद कोई भी टैक्सेस अंडर सेक्शन 74, 129, 130 अगर पे करते हो बाबू, तो टैक्स नहीं, आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा बाबू। ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद बाबू अगर कोई भी सीएसआर एक्टिविटीज कर रहे हो बाबू, बहुत सारे कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर टर्नओवर या प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सब अगर ज्यादा होता है, तो आपको सीएसआर एक्टिविटीज में क्या करना पड़ता है, कंपनी को सीएसआर एक्टिविटीज करना पड़ता है। तो सीएसआर एक्टिविटीज के लिए अगर मान लो आप कोई सामान खरीदो या सर्विसेज ले रहे हो, तो क्या उसका आईटीसी कंपनी लेगा। एक तो सोशल वेलफेयर कर रहे हो, ऊपर से आप चाह रहे हो कि उसका आईटीसी बेनिफिट क्लेम कर ले, नहीं। अगर सीएसआर एक्टिविटीज के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो ना, उसका आईटीसी कंपनी को कभी भी नहीं देंगे, उसका आईटीसी कभी भी कंपनी को नहीं देंगे बाबू। सेक्शन 17 सब सेक्शन 6 ऊपर में हम लोग पढ़ लिए थे, लैंड एंड बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन लाइन आउटसाइड द फैक्ट्री। बाकी ना ये चीज हम लोग डिस्कस कर लेते बाबू। ये पूरा पूरी क्या हो गया, सेक्शन 17 खत्म हो गया। ये पूरा पूरी क्या हो गया बाबू, सेक्शन 17 खत्म हो गया। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट सेक्शन बचा हुआ सेक्शन 18। सेक्शन 18 से सेक्शन 18 क्या बोलता है, सेक्शन 18 बोलता है बाबू कि आप अगर पहले आईटीसी नहीं लिए थे, पहले आप आईटीसी नहीं लिए तो बहुत सारा ऐसा कंडीशन होगा, जब यहाँ पे आप आईटीसी पहले नहीं लेते, क्या सर आप उसका आईटीसी ले सकते, वो कंडीशन यहाँ पे बताएगा। या फिर आप पहले आईटीसी लेकर के बैठे थे, अब उसको आईटीसी आप नहीं क्लेम कर सकते, आप उसको क्या करोगे, रिवर्स करोगे। तो वो उसका ट्रीटमेंट, उसका सारा एडजस्टमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 18 में लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या बोलता है बाबू, हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे रजिस्ट्रेशन, हम लोग एक चैप्टर किए थे बाबू रजिस्ट्रेशन। कौन सा चैप्टर किए थे, रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन में हम लोग एक चीज पढ़े थे ना सर, क्या था सर, क्या था, ये था इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या था सर, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या था बाबू, अगर आप लाइबल टू रजिस्टर थे, क्या थे, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, अगर विद इन 30 डेज आप अप्लाई कर देते हो, क्या कर देते हो, विद इन 30 डेज आप अप्लाई कर देते हो, तो बाबू जिस दिन आप लाइबल हुए थे उस दिन आप क्या हो जाओगे, रजिस्टर्ड हो जाओगे। अगर 30 डेज नहीं करते हो तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन का, या फिर अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हो तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिलता है उसी चीज का, ये वही चीज से रिलेटेड यहाँ पे बात करता है बाबू। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया विद इन 30 डेज, क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज, कितने दिन का सर, विद इन 30 डेज आपने क्या कर दिया वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। सर जिस दिन क्या होता है कि जिस दिन हम लाइबल हो जाते हैं उस दिन अब क्या हो जाता है, हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उस दिन से हम लोगों का इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सर जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो उसके बाद से हमको क्या करना पड़ता है, जितना भी हम सप्लाई करेंगे आउटवर्ड सप्लाई, तो सर उस पर हमको टैक्स पे करना पड़ता है। पर सर जिस दिन हम रजिस्टर्ड हो उससे पहले तो परचेज हुआ होगा ना सर, क्या उस पर आईटीसी हमको मिलेगा, उसका आईटीसी मिलेगा। बोलता है हाँ बाबू, जिस दिन आप इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ ना, जिस दिन आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ, जिस दिन भी आपका क्या हुआ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस दिन जितना भी आपके पास
रॉ मटेरियल WIP या कोई भी फिनिश्ड गुड्स आपके पास जो बचा हुआ था, क्या है बाबू, रॉ मटेरियल WIP या कोई भी फिनिश्ड गुड्स आपके पास बचा हुआ था किस दिन सर, जिस दिन आप लाइबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन हो गया उस दिन आप क्या करोगे, जितना भी सामान बचा उसका इनपुट क्लेम कर लेना, उसका इनपुट क्या कर लेना, आप क्लेम कर लेना, पहला ये बोलता है बाबू। दूसरा, अगर कोई भी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लो, या फिर सर इसमें इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं, या फिर आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज वाला, आफ्टर 30 डेज वाला, आप लाइबल थे मगर 30 दिन के बाद अप्लाई किए, तो सर उस केस में क्या होगा बाबू, जिस दिन भी आपको सर्टिफिकेट ग्रांट होगा ना, जिस दिन भी आपको क्या होगा, सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, सर ये सब का ये सारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आया बाबू, रजिस्ट्रेशन चैप्टर का। हम यहाँ पे लिंक डाल देते हैं इफेक्टिव डेट, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर के रिवीजन का, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के आप देख लेना, क्या कर लेना, जाकर के आप देख लेना। सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद सर जिस दिन भी आपको डेट ऑफ सर्टिफिकेट ग्रांट होगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में, या फिर आपने लाइबल हो गए थे मगर 30 दिन के बाद अप्लाई किया, तो उस दिन जिस दिन आपके पास रॉ मटेरियल WIP या कोई भी फिनिश गुड्स आपके पास स्टॉक में बचा हुआ था, तो आप उसका ITC क्लेम कर लेना, क्या कर लेना, उसका ITC क्लेम कर लेना। उसके बाद बाबू पहले हम कॉम्पोजिशन स्कीम में थे सर पहले हम क्या थे, कॉम्पोजिशन स्कीम। और जब हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में होते तो हमको सर कोई इनपुट नहीं मिलता है। अब सर हम कॉम्पोजिशन से रेगुलर में आ गए, क्या हो गए सर, कॉम्पोजिशन से रेगुलर में आ गए। हो सकता है बाबू हम वॉलंटरियली रेगुलर में शिफ्ट किए, या फिर हो सकता है मेरा टर्नओवर एक्सीड कर दिया, या मैंने कोई कंडीशन ब्रीच कर दिया कॉम्पोजिशन का, जिसमें हमको रेगुलर आना पड़ा, जिसमें हमको रेगुलर में आना पड़ा। तो अगर हम रेगुलर में आ गए थे सर, मेरे पास तो कुछ स्टॉक था जिसका मैंने इनपुट क्लेम नहीं किया, तो क्या सर इनपुट क्लेम कर सकते हैं? बोला हाँ, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल WIP या फिनिश्ड गुड्स बचा है ना, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल WIP या फिनिश्ड गुड्स बचा है, आप उसका क्या कर लेना बाबू, इनपुट क्लेम कर लेना। किस दिन? जस्ट डे बिफोर द डेट इन विच यू आर शिफ्टिंग टू रेगुलर स्कीम। जो जिस दिन रेगुलर स्कीम शिफ्ट कर रहे हो ना, उसे जस्ट एक दिन पहले जो भी आपके पास बचा हुआ था, जो भी आपके पास बचा हुआ था। उसके बाद सर ये तो पूरा आपने बताया सर, रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स। सर कैपिटल गुड्स के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कैपिटल गुड्स के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बोलो वो कैपिटल गुड्स का जो भी इनपुट होगा, जैसे मान लो कि आपने 10 लाख का सामान खरीदा, आपने कितने का, 10 लाख का, जिसमें सर 1,80,000 ITC था। आपने ITC ऊपर में भी क्लेम नहीं किया, आप ITC क्लेम करना है। क्या करना है सर? ITC क्लेम करना है। सर क्या पूरा पूरी 1,80,000 नहीं, 1,80,000 तो आपके पास ITC था, ठीक है, मगर आपने इस एसेट्स को उस पीरियड में भी यूज किया जहां पे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे आपके साइड से कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं आ रहा था, आपके पास में कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं आ रहा था, तो क्या सर इसका ITC हमको पूरा मिलेगा? नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है कुछ ऐसा पीरियड था जब आपने मुझे आउटवर्ड नहीं दिया, तो हम उतना कम करेंगे। सर कितना कम करेंगे? बोलता है 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूँ। सर इसका मतलब क्या, 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूँ बाबू? क्वार्टर, अरे वो क्वार्टर नहीं यार, 175 ml वाला नहीं, ये वाला क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 क्वार्टर है बाबू। तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, मतलब अगर आप इस क्वार्टर में एक दिन भी यूज करोगे ना, पूरा क्वार्टर मान लेंगे। अगर आप उस क्वार्टर में एक दिन भी यूज करोगे ना, आप हम क्या मान लेंगे, पूरा मान लेंगे, वो पूरा क्वार्टर का मान लेंगे, और 5% पर क्वार्टर लेस कर देंगे। 5% पर क्वार्टर क्या लेस कर देंगे? तो जैसे मान लो बाबू, मैंने जो ये एसेट खरीदा था, वो मैंने खरीदा था जून 15 को, जून 15 2024, जून 15 2024 को, ठीक है सर, जून 2015-24 को। सर मार्च में हमको पता चला, सर मार्च में हम क्या कर दिए, कॉम्पोजिशन से रेगुलर में शिफ्ट कर गए। सर कॉम्पोजिशन से रेगुलर में शिफ्ट कर गए, तो सर इसका ITC क्या हमको पूरा 1,80,000 नहीं बाबू, क्या होगा सर, जून में खरीदा तो सर अप्रैल मई जून एक क्वार्टर तो पक्का हो जाएगा। सर जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 क्वार्टर, और सर चौथा क्वार्टर मार्च में हम कर रहे हैं तो वो भी क्वार्टर पूरा आ जाएगा, क्योंकि वहां क्या पड़े, 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा, तो सर वो पूरा आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। मतलब सर 4 क्वार्टर हो गया, तो 5 4 20, सर 20% हम लेस कर देंगे। सर 20% किसका, 1,80,000 का। सर 1,80,000 का 20% लेस कर देंगे। सर 1,80,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सर जो भी आएगा बाकी, ये जो अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा सर कितना आ जाएगा, सर 36,000 आ जाएगा। सर 36,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 36,000 आ जाएगा। तो सर 36,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सर 36,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, हाँ कि ना। सर 36,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो सर ITC मेरे लिए अवेलेबल कितना हो गया सर, 1 लाख में अगर 36,000 हम अगर लेस कर दिए, तो मेरे पास बचा
1,44,000, 1,44,000, ये क्या था बाबू? आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल, इतना ही आईटीसी हम लोग क्लेम कर सकते हैं, इतना ही आईटीसी क्या कर सकते हैं बाबू? क्लेम कर सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है बच्चा, ये चाहे तो एमसीक्यू में भी दिख जाएगा 2 मार्क्स के लिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन में 4 मार्क्स के लिए भी दिख सकता है। उसके बाद सर हम पहले जो सप्लाई कर रहे थे वो एग्जाम सप्लाई हो रहा था, क्या हो रहा था? पहले जो सप्लाई करते एग्जाम सप्लाई कर रहे थे, अब वो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। वो क्या हो गया सर? टैक्सेबल हो गया। तो जो भी बाबू आपके पास रॉ मटेरियल बचा हुआ था, डब्ल्यूआईपी बचा हुआ था, फिनिश गुड, अगर उस पर कोई आईटीसी आपका बनता है तब वो आईटीसी क्लेम कर लेना। किस दिन सर? जिस दिन भी डेट, जस्ट डे बिफोर द डेट ऑन विच सच सप्लाई बिकेम टैक्सेबल, मतलब जिस दिन से वो टैक्सेबल हो उससे एक दिन पहले जितना भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ था ना वो एग्जाम्प्ट वाला, उस पर अगर कोई आईटीसी था तो आप आईटीसी अवेल कर लो। और सेम चीज बाबू अगर कोई कैपिटल गुड्स भी था, अगर कोई कैपिटल गुड्स था तो ऊपर में जो हम लोगों ने कैलकुलेशन पढ़ा, ऊपर में जो हम लोगों ने कैलकुलेशन पढ़ा वो पूरा पूरी कैलकुलेशन सेम यहाँ पे भी वही आ जाएगा। कैपिटल गुड्स का भी उसी प्रोपोर्शन में कैलकुलेट कर लेना और कैपिटल गुड्स का भी क्लेम कर लेना। लेकिन बाबू लास्ट डेट होता है, कुछ लास्ट डेट सर कितना भी पुराना का कर सकते, बोला नहीं बाबू, जो भी अब गुड्स का, चाहे वो रॉ मटेरियल था, चाहे वो डब्ल्यूआईपी था, चाहे वो फिनिश गुड था, चाहे वो कैपिटल गुड्स था, जिसका भी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, जिसका भी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो बाबू, उसका इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, उसका इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सर अगर 1 साल से ज्यादा पुराना होगा तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सर अगर हम मान लीजिए मेरे कोई बिजनेस था जो पापा चला रहे थे, ठीक है, उनके नाम पे जीएसटी था, अब वो बिजनेस क्या हो गया, मैंने टेक ओवर कर लिया, मैंने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। अब ये मैं क्या कर लिया? अपना जीएसटी ले लिया, मैंने क्या कर लिया? वो अपना जीएसटी ले लिया। अब पापा के जीएसटी में कुछ इनपुट पड़ा हुआ था, पापा के जीएसटी में कुछ इनपुट पड़ा हुआ था, सर क्या वो इनपुट हम अपने इनपुट में अपने जीएसटी में ट्रांसफर करवा सकते हैं? वो बिल्कुल करवा सकते हो ट्रांसफर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है ना, आप उसको बिल्कुल ट्रांसफर करवा सकते हो। सर उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है जीएसटी आईटीसी 02, जीएसटी आईटीसी 02। अगर इसका अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हो जाता है बाबू, इसका अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होता है, इसको सीए से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? सीए से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी में इनपुट ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सारे केसेस होते हैं बाबू, जैसे यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, मर्जर है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, डीमर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया, या लीज और ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस हो गया, कोई भी ऐसा केसेस हो गया तो आप इनपुट क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो सामने वाले नए कंपनी पे। यस और नो बाबू, ये तो सारा डिटेल हम लोग पढ़ लिए, किसके रिलेटेड? अवेलमेंट से रिलेटेड, कि सर हम कब आईटीसी अवेल, पहले अवेल नहीं किए थे अब आईटीसी अवेल करें। बाबू इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि पहले आईटीसी अवेल कर लिया, अब वो आईटीसी हम नहीं अवेल कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। सर क्या क्या कंडीशन है? पहले आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, ऑफ टू पे टैक्स, अब क्या कर रहे हो? रेगुलर में थे, आईटीसी क्लेम कर लिया, बोले अब इसको कंपोजिशन में जाना है, अब हमको क्या करना है? कंपोजिशन में जाना है। या फिर पहले गुड्स और सर्विस टैक्सेबल था, अब क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया, अब वो गुड्स क्या हो गया सर? एग्जेम्प्ट हो गया। अब उस पर क्या करना है? सर जितना भी आईटीसी मेरे पास बचा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। सर कितना रिवर्स करेंगे? जितना भी आपके क्रेडिट लेजर या कैश लेजर में सब क्या होगा? रिवर्स करना पड़ेगा। सर कैसे रिवर्स करेंगे? कितना रिवर्स करेंगे? बोलता है बाबू इनपुट हेल्ड ऑन स्टॉक, जितना भी आपके पास इनपुट बचा हुआ, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स हो या फिनिश गुड्स हो, आप उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। उसको क्या कर दो? एक प्रकार से क्या मान लो? सेल मान लो। और जो भी कैपिटल गुड्स बचा हुआ है ना, जो कैपिटल गुड्स बचा हुआ उसका भी रिवर्स करेंगे। सर कैसे रिवर्स करेंगे? कैपिटल गुड्स का कैसे करेंगे? सर कैपिटल गुड्स का सेम चीज है, जितना आपने आईटीसी क्लेम किया, आपने जितना आईटीसी क्लेम किया उसमें चेक कर लो कि आप आईटीसी कितना ले सकते थे। बाबू इससे पहले हम लोग 5% पर क्वार्टर देखते थे, 5% पर क्वार्टर देखते थे। सेम एग्जांपल लेते बाबू, 1,80,000 रुपए था, सेम एग्जांपल 1,80,000 हम लोग जून में खरीदे थे, तो वहां पे 5% कर पर क्वार्टर देखते थे। लेकिन अब यहाँ पे पर क्वार्टर नहीं आएगा वो, पर मंथ, मतलब अगर हम जून में लिए थे तो जून लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने कितने महीने के लिए यूज किया बाबू? 10 महीने के लिए यूज किया। सर कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए यूज किया। बाबू कितना, सर कितना महीना मानना है बाबू? इसको हम लोग 60 मंथ्स मानते हैं बाबू, 60 मंथ्स मानते हैं, मतलब 5 ईयर्स मानते हैं। मैंने 10 महीना यूज किया, टोटल 60 मंथ्स यूज करना था। सर 1,80,000 था, 60 महीना यूज करना था, मैंने 10 ही महीना इसको यूज किया, तो हमको इनपुट कितना मिलेगा? सर यहाँ से हमको इनपुट मिल जाएगा 30,000। हमको इनपुट कितना मिल जाएगा बाबू? 30,000। तो सर हम रिवर्सल कितना करेंगे? सर मैंने आईटीसी 1,80,000 क्लेम कर लिया था, 1,80,000 क्लेम कर लिया था, लेकिन हम 30,000 ही यूटिलाइज कर पाए, तो बाकी 1,50,000 हम क्या कर देंगे? सर 1,50,000 क्या कर देंगे? इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। गवर्नमेंट का चालाकी देखो बाबू, गवर्नमेंट का चालाकी देखो, जहां पे आपको आईटीसी मिलना चाहिए, जहां पे आईटीसी मिलेगा, गवर्नमेंट ने उसको क्वार्टर में किया, जहां पे आपको 36,000 लेस हुआ, सेम फिगर, सब कुछ सेम चीज, जहां पे आपका 36,000 रिवर्स हुआ,
और आईटीसी आपको कम मिला, 1,44,000 मिला। जब गवर्नमेंट को वापस करना पड़ा, तो देखो गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट कितना दिया, 30,000 ही दिया, और गवर्नमेंट को वापस कितना हो रहा है, 1.5 लाख रुपए हो रहा है। ये बाबू गवर्नमेंट का चालाकी है। ये क्या है बाबू, गवर्नमेंट का चालाकी है। यस और नो, यस और नो सर। उसके बाद सर ये जितना भी मेरे पास गुड्स था उसको मैंने मतलब डीम्ड सेल मान लिया। क्या मान लिया, डीम्ड सेल मान लिया सर। कैपिटल गुड्स का भी कर लिया। उसके बाद भी अगर सर मेरे क्रेडिट लेजर में कुछ बैलेंस बच जाता है, उसके बाद भी मेरे क्रेडिट लेजर में क्या हो जाता है सर, कुछ बैलेंस बच जाता है, तो वो क्या हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट लैप्स हो जाएगा बाबू। वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। ये था बाबू पूरा पूरी रिवर्सल ऑफ आईटीसी, हाँ या ना। उसके बाद होता है बाबू सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। अगला क्या था बाबू, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। आपके पास एक कैपिटल गुड्स था बाबू। क्या था आपके पास, एक कैपिटल गुड्स था। कोई भी कैपिटल गुड्स जीएसटी के तरीके से बाबू आपको 5 इयर्स कम से कम यूज करना पड़ता है। कितना साल यूज करना पड़ता है, 5 इयर्स यूज करना पड़ता है। आपने उसको 10 लाख में खरीदा था, आपने उसको 10 लाख में खरीदा था, जिसपे टैक्स 1,80,000 रुपए आपने पेमेंट किया था, 1,80,000 रुपए पेमेंट किया था। आपने उसको यूज किया 4 इयर्स। सर 4 इयर्स कब खरीदा था आपने, सर जून में ही खरीदा था, जून में ही खरीदा था। ठीक है सर, जून में खरीदा था। जून सर कब, आज अभी कौन सा चल रहा है बाबू, 2000। अब सेल कब करे बाबू, अप्रैल 2025 में सेल कर रहे हो। आपने खरीदा था इसको 22, 23, 24, 25, 2021, 2021 में खरीदा था सर। कब खरीदा था, 2021 में। सर कितना क्वार्टर हो जा रहा है सर, अगर 2021-22 में देखे, 2021-22 में देखे तो सर जून में खरीदा तो सर वो क्वार्टर आ जाएगा। जून में क्या आ जाएगा, वो क्वार्टर आ जाएगा। तो सर जून में टोटल 4 क्वार्टर हो गया सर। 2022-23 में 4 क्वार्टर, सर 2023-24 में, सर 23-24 में 4 क्वार्टर, सर 2024-25 में 4 क्वार्टर, सर 2025-26 में। सर 5 साल यूज करना था, ये 5 साल आ गया। 25-26 में आपने एक ही क्वार्टर यूज किया, आपने एक ही क्वार्टर यूज किया, हाँ कि ना। तो सर टोटल कितना हो गया, 4 4 8 12 4 16 17 क्वार्टर। आपको टोटल 20 क्वार्टर यूज करना था, आपने 17 क्वार्टर ही यूज किया। अब इस एसेट्स को क्या करे बाबू, आप क्या कर दे रहे हो, सेल कर दे रहे हो। सर कितना में सेल किया, मान लो आपने इसको सेल किया सर 1 लाख रुपए में। कितने में सेल किया, 1 लाख पे। इस पे जीएसटी बना 18,000 रुपए। एक तो ये जो सेल वैल्यू आ गया बाबू, इस पे जीएसटी आ गया। एक तो ये अमाउंट आ गया मेरे पास, एक तो ये 18,000 का अमाउंट आ गया। दूसरा बाबू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, आपको 1,80,000 था, 20 क्वार्टर यूज करना था, आपने 17 क्वार्टर ही यूज किया। तो हम लोग 1,80,000 इंटू 1,80,000 इंटू सर कितना क्वार्टर, 17 क्वार्टर, तो 17 इंटू 5%, 17 इंटू 5% ले लेंगे सर, कितना हो जाएगा, 1,80,000 इंटू 7 5 35 3 5 5 6 7 85%। आपने कितना यूज किया बाबू, 85% ही यूज किया। कितना यूज किया, 85%। तो सर ये कितना आ जा रहा है सर, 1,53,000 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है बाबू, 1,53,000 आ जा रहा है। तो बाबू आपने इतना ही इनपुट यूटिलाइज किया, कितना ही इनपुट यूटिलाइज किया, इतना। तो सर बैलेंस कितना हो गया, सर बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस आ गया बाबू तुम्हारा 77,000। मतलब 27,000 का इनपुट आपने आईटीसी यूटिलाइज नहीं किया बाबू। एक ये कैलकुलेशन आया 27,000 रुपए, एक ये कैलकुलेशन आया 27,000 रुपया बाबू। दोनों में जो हायर होगा ना, दोनों में जो हायर होगा आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सर ये वाला रिवर्सल, सर इससे पहले वाला रिवर्सल से कैसे अलग है, अब इस जगह पे आप गुड्स को सेल कर रहे हो, इस गुड्स को क्या कर रहे हो, कैपिटल गुड्स को सेल कर रहे हो। तो सेल से एक आप जो का जीएसटी आएगा, उसके बाद हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। 1,80,000 हमको 20 क्वार्टर में यूज करना था, लेकिन मैंने 17 ही क्वार्टर यूज किया, 3 क्वार्टर मैंने यूज नहीं किया, मतलब 15% मैंने यूज नहीं किया। तो सर 1,80,000 का 15% हमको वापस करना है गवर्नमेंट को, तो वो 15% मैंने निकाल लिया। तो सर 15% कितना आया, 27,000 आया। कितना, 27,000। दोनों में जो हायर होगा गवर्नमेंट को वो दे देना, दोनों में जो हायर होगा गवर्नमेंट को वो देना बाबू। यहाँ पे वही चीज लिखा है, विच एवर इज हायर द टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स, जितना भी आप उसको बेच रहे हो, या 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हो, उसमें से चेक कर लेना, हाँ कि ना बाबू। ये आ गया पूरा तुम्हारा कि अगर कोई भी कैपिटल गुड्स को अगर आप सप्लाई कर देते हो तो वो आ जाता है। उसके बाद सर एक छोटा सा सर्कुलर दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। क्या सर इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, अगर आप कोई फोन लिए, जैसे मालूम मैंने एक फोन लिया, मैंने एक फोन लिया, मैंने क्या किया, फोन लिया सर, वो फोन का वारंटी होता है, वो फोन का क्या होता है बाबू, वारंटी होता है। उस बीच में अगर हम लोग कोई भी मान लो जो भी सामने वाला सर्विस सेंटर है वो हमको सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहा है, वो क्या दे रहा है बाबू, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उस केस में तो वो सर मेरे साथ में कुछ फोन में अगर कुछ खराबी होता है तो उस आइटम को रिप्लेस करता है, चेंज करता है फ्री ऑफ कॉस्ट।
फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करता है, तो सर क्या सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा उस सामान का क्या? नहीं बाबू, उस केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा, उस केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा, उसका आईटीसी ब्लॉक मत कर देना। ये एक क्लैरिफिकेशन था सर। इसी फोन का एक ईयर का वारंटी दे रहा था, लेकिन बोला सर एक काम करो, आप 1000 रुपए और दे दो, इसको वारंटी बढ़ा करके हम 3 ईयर कर लेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे 3 ईयर। तो सर उस वारंटी के केस में भी अगर कुछ फ्री में लगा रहा है तो क्या उसका भी आईटीसी मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि बाबू ये 1000 रुपए जो है ना आपने ले लिया था, 1000 आपने कंसिडरेशन ले लिया, और ये जो 1000 ले रहे हो ना बाबू, इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे। मतलब इस पे अगर 18% फोन पे लग रहा है, इस पे भी कितना लग जाएगा बाबू, 18% लग जाएगा, इस पे भी क्या लग जाएगा, 18% लग जाएगा। कंपोजिट सप्लाई मान करके मान लेंगे, इंडिपेंडेंट सप्लाई माना जाएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये चीज समझ आ गया बाबू? यहाँ पे जाकर के आप लोग का पूरी जीएसटी चैप्टर होता है खत्म, आईटीसी खत्म हो जाता है। रिवीजन बाबू 50 मिनट्स में हम लोगों ने पूरा डिटेल में विथ एग्जांपल इसको रिवाइज कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको स्किप करके मत जाना, साथ में इसका क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। फिर मिलते हैं बाबू हम लोग अगले रिवीजन वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको GST गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।